वेलकम टू बी एन नॉलेज हब। इस वीडियो में हम राजस्थान के अपोहा तंत्र के बारे में बात करेंगे, राजस्थान की नदियों के बारे में बात करेंगे, उनको ट्रिक से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सी नदियां राजस्थान से प्रवाह होती हैं। गंधर नदी है, कातली नदी है, काकनेय नदी, साबी नदी, रूपरेला नदी, मेंथा नदी, रूपनगढ़ आदि नदियाँ राजस्थान से प्रवाहित होती है। बेसिकली राजस्थान के अपोहा तंत्र को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक प्रवाह की नदियों में। ठीक है, इसको हम एक वर्गीकरण चार्ट के इस साथ भी देख लेते हैं, जो आपको दिख रहा होगा। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अंतः प्रवाह वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। एक वीडियो में सारे अपोहा तंत्र को कंप्लीट कराना थोड़ा लेंदी है, इस वजह से हम ओनली राजस्थान के अंतः प्रवाह की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ होती क्या है, इसकी डेफिनेशन होती क्या है? तो देखिए, ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम तो होता है पर विसर्जन नहीं होता। पूरे विश्व में सिर्फ राजस्थान में ही आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ आपको समझ में आ गई होगी, जिनका उद्गम तो हो लेकिन विसर्जन ना हो, मतलब अपने ही आप में सिमट कर वो रह जाए, वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहलाती है। आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियाँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई है, वो है काकने, कातली, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, गंधर और रूपरेला। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक है काकासाम में रूगरू गांव गया था। काकासाम में रूगरू गांव गया था। ठीक है, ये ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो इस ट्रिक से ही आपको सारी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ याद हो जाएगी। काकासाम में रूगरू गांव गया था, यहाँ पे का से बना काकने, फिर का से बना कातली, सा से बना साबी, में से बना मेंथा और रू से बना रूपनगढ़, घ से बना घंगरू और रू से बना रूपारेला और गांव गया था हिडन है। आई थिंक आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो आगे बात करते हैं गंधर नदी की। तो गंधर नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियाँ कालका माता के मंदिर के पास से होता है। गंधर नदी के जो उपनाम है वो हैं, गंधर नदी को नट नदी, मृत नदी, सोता नदी, सरस्वती नदी और राजस्थान का शोक, लेटी हुई नदी, द्विश्वेद नदी आदि नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो गंधर नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है, इसकी भी हम बात करते हैं। गंधर नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर पंजाब एवं हरियाणा से बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है तथा यह अक्सर बटनेर दुर्ग के पास जाते जाते समाप्त हो जाती है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं। कभी कभी अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में यह नदी गंगानगर जिले में प्रवेश करती है और सूरतगढ़ अनूपगढ़ में बहती हुई पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में प्रवेश करती है। मतलब जब बाढ़ आ जाती है, अत्यधिक वर्षा हो जाती है, तो पाकिस्तान तक भी जाने की इसकी क्षमता है और अंत में फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर जाकर समाप्त हो जाती है। गंधर नदी राजस्थान में प्रवेश करने पर थोड़ी ही दूर हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। मतलब तलवाड़ा झील भी इसी नदी के द्वारा निर्माण होता है, जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। सबसे ऊंची झील कौन सी है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। सबसे नीची झील कौन सी है, ये जो तलवाड़ा, जो गंधर नदी के द्वारा निर्माण की गई है। गंधर नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंधर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। गंधर नदी के बहाव वाले राज्य कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ ये जाती है? गंधर नदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान से बहती है। मतलब इन राज्यों में इनकी जो है सीमा पड़ती है, यहाँ से ये नदी गुजरती है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। गंधर नदी को मैंने मैप के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश की है। इसके जो नाम क्या क्या हैं वो बताया है, कहाँ से कहाँ तक जाती है ये बताया है, और जो इसका उद्गम स्थान क्या है, और तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीची झील है, ये मैंने सब बताया है आपको अभी थोड़ी देर पहले। हनुमानगढ़ और गंगानगर में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं। ठीक है, ये कितनी लंबी है? और ये बात है कि जो गंधर नदी है वहाँ पर कालीबंगा सभ्यता भी मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है गंधर नदी के लिए। कालीबंगन सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो गंधर नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, ये गंधर नदी का इमेज है, आपको ये याद रखना चाहिए, इसको फील। आगे बात करते हैं हम कातली नदी की। तो कातली नदी का उद्गम कौन सा है? कातली नदी का उद्गम शिखर जिले की खंडेला पहाड़ियों रेवासा से होता है। तो रेवासा से इसका उद्गम होता है। कातली नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है? कातली नदी अपने उद्गम स्थान रेवासा शिखर से उत्तर की ओर बहती हुई झुंझुनू जिले में प्रवेश करती है
तथा यह झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन बनता है कि झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित कौन सी नदी करती है? तो कातली नदी है इसका आंसर। ठीक है, तो चूरू एवं झुंझुनू जिलों की सीमा पर ये विलुप्त हो जाती है। इतनी सी ही ये बहती है। कातली नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। कातली नदी के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं पेपर में पूछे जाते हैं वो है, कातली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित है। कातली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी प्रदेश कहलाता है। तो क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि कातली नदी के किनारे पे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, वो है गणेश्वर सभ्यता। कातली नदी को मैंने मैप के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की है। खंडेला की पहाड़ियों से विकसित हुई है, तोरागढ़ प्रदेश कहलाता है, और गणेश्वर सभ्यता यहाँ पर ही, इसके किनारे पर ही विकसित हुई है। जो आपको अब ये पिक दिख रहा है, ये गणेश्वर सभ्यता का ही पिक है। गणेश्वर सभ्यता इस टाइप की है, आपको इससे लिंक करके आपको याद रखना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, और जो हमारी कातली नदी है वो इस प्रकार की दृश्य उसका है, दिखता है। नंबर 3 पे आते हैं काकनी नदी। काकनी नदी का उद्गम स्थान है जैसलमेर जिले के कोठारी गांव से ये होके निकलती है। ठीक है, और काकनी नदी के उपनाम भी हैं। वो उपनाम क्या है? इसको काकनी नदी भी कहा जाता है, और स्थानीय भाषा में काकनी नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। 17 किलोमीटर ये बहती है। काकनी नदी के बहाव क्षेत्र की बात करते हैं। काकनी नदी जैसलमेर जिले के कोठारी गांव से निकलकर कुछ दूरी पर बहने के बाद जैसलमेर में ही भुज झील का निर्माण करती है। काकनी नदी भुज झील का निर्माण करती है तथा उसके आगे कुछ दूरी पर स्थित मीठी खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। मीठी खाड़ी में जाके ये खत्म हो जाती है, इसका अस्तित्व यहाँ से खत्म हो जाता है तथा कुल 17 किलोमीटर तक चलती है। काकनी नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैप के माध्यम से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसको मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। 17 किलोमीटर बहती है। कोठरी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम है। भुज झील मीठी खाड़ी में मिल जाती है, भुज झील का निर्माण करती है। ये सब बातें इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम साबी नदी की। साबी नदी का उद्गम स्थान जयपुर जिले के सेवर की पहाड़ियों से होता है। साबी नदी का बहाव क्षेत्र साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलने के बाद अलवर जिले की बानसूर, बहरोड, किशनगढ़, बांस, मंडावर, तिजारा तहसील से होकर बहती है। यहाँ पर ये अपना जल से इन जगहों को सिंचित करती है। साबी नदी अलवर जिले से हरियाणा राज्य में प्रवेश कर जाती है तथा यह हरियाणा में गुड़गांव जिले में कुछ दूरी तक प्रवाह होकर पटौदी के उत्तर में भूमि में विलीन हो जाती है। मतलब हरियाणा में ही इसकी जो है मृत्यु हो जाती है इस नदी की। साबी नदी की कुल लंबाई है 222 किलोमीटर है, अच्छी खासी बहती है। राजस्थान में 157 किलोमीटर तक बहती है, मतलब मैक्सिमम राजस्थान में ही इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण साबी नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, विकसित है, मतलब इसके किनारे बसी हुई है वो। साबी नदी वर्षा ऋतु में अपने विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। बहुत भयंकर हो जाती है जब इसमें वर्षा ऋतु आती है। साबी नदी अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। मानसून काल में साबी नदी पर पाट अत्यधिक चौड़ा हो जाता है। पाट अत्यधिक इसका चौड़ा हो जाता है। ठीक है, आगे बात कर, मैप में देख लीजिए, पटौदी में जाके नष्ट हो जाती है, सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं रूपारेल नदी के बारे में। रूपारेल नदी का उद्गम स्थान अलवर जिले के थाना गाजी के उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। रूपारेला नदी की कुल लंबाई 104 किलोमीटर है। रूपारेला नदी के उपनाम क्या क्या हैं? उपनाम इसके लसवारी नदी, स्थानीय भाषा में वराह नदी भी इसको कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदियाँ है सुकरी, मतलब सुकरी है तो सुकरी ही पढ़ना है, सुकड़ी नहीं है। सुकड़ी किसी और नदी की सहायक नदी है। तो गोलारी, नारायणपुर, नालक्रोती और सनगंगा आदि के इसके उपनाम हैं। इन नामों से ये प्रसिद्ध है, इन नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं इस पे? रूपारेल नदी मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर जिले में बहती है तथा यह भरतपुर में सिकरी बांध तक आते लुप्त हो जाती है। मतलब वहाँ तक आती है सिकरी बांध तक, उसके बाद ही लुप्त हो जाती है। रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। वहाँ के लोगों को ये पानी सींचती है कृषि के लिए और पीने के लिए। इसी नदी का वहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, मैप की बात करते हैं तो इसको लसवारी और वराह नदी के नाम से जाना जाता है। उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती हैं और इसको सिकरी बांध है वहाँ पर ये लुप्त हो जाती है। मोती झील का ये निर्माण करती है। आगे बात करेंगे मेथी नदी के बारे में। का उद्गम स्थान मेथी नदी जयपुर जिले के मनोहरपुर से उद्गम होती है, निकलती है। और मेथी नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है? इसका बहाव क्षेत्र है सांबर झील में अपना जल उड़ेल देती है। ये मनोहरपुर से निकलकर सांबर झील में जाके अपना जल
ओढ़ेल देती है। सांबर झील आपको बताइए खारे पानी की झील है, जयपुर में है, ठीक है। दीदार कर लीजिए आप सांबर झील के। तो इसको मैप के माध्यम से भी मैंने आपको बताया है। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि लुणवा जैन तीर्थ इस नदी के किनारे ही बसा हुआ है, जो कि बहुत फेमस है। इस नदी, लुणवा नदी के कारण इसको बहुत जाना जाता है। ये पिक मैंने आपको दिया है जैन तीर्थ का। आगे बात करते हैं हम रूपनगढ़ नदी के बारे में। रूपनगढ़ नदी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थान अजमेर जिले के सलेमाबाद, किशनगढ़ में पड़ता है सलेमाबाद, वहाँ से निकलती है, उनकी पहाड़ियों से निकलती है। और इसका बहाव क्षेत्र में क्या क्या आता है? बहाव क्षेत्र नागौर व जयपुर की सीमा पर स्थित सांबर झील में ये जाके मिल जाती है। इसका भी भाई सांबर झील ही मृत पॉइंट है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम इसके इमेज की। इमेज देखिए इसकी, मैप में मैंने आपको ये दिखाया है। जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद में है। जो सलेमाबाद यहाँ से उद्गम होती है ना, ये इसका जो सलेमाबाद का जो निम्बार्क सभ्यता का पिक है वो आप इसको याद रखिए, लिंक बिठाइए इससे। BN नॉलेज हब आपका अपना चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।